पता नहीं ये बेचारे शादी के बाद अपनी बीवी से क्या सलूक करते होंगे। डॉन का वो तबसरा बहुत जारहाना बल्कि बेहुदा था, जिस पर चीनी मौलवी बरहम होने की जसारत न कर पाता तो जेरे लब लाहौल जरूर पड़ता। लेकिन गनीमत ये था कि गुफ्तगू अंग्रेजी जुबान में हो रही थी, जिससे मौलवी यकसर नाबलद था। मैं डॉन की खुशनुदी के लिए मुस्कुरा कर रह गया। सारा, डॉन ने जोर से आवाज दी और फौरन ही सुर्ख बालों नीली आंखों वाली एक सफेद फाम दुशीजा डॉन के सामने आकर ताजीम देने के बाद सीधी खड़ी होगी। डॉन उसे चीनी जुबान में कुछ समझाने लगा। सारा तो फीमी अंदाज में अपना सर हिलाती रही। चुसीन बाहर क्या हुआ है? डॉन ने सारा से गुफ्तगू खत्म करके हम लोगों से कहा, मिस सारा एक अंग्रेज शहजादी की हम नाम और हम शक्ल है। अंग्रेजी इसकी मादरी जुबान है, मगर ये चीनी जुबान भी खूब बोलती है। इसे मैंने सब कुछ समझा दिया है। पौक्या कागजात की खाना पूरी करवाने के बाद ये तुम्हारे साथियों को उनके ठिकाने पर पहुंचा देगी। बाद में तुम इसका डिस्को डांस देख कर हैरान रह जाओगे। मिस सारा के बदन पर अतलस के मुख्तसर से जेरे चामों से ये मालूम हो रहा था जैसे वो सूरज की छुआओं में अपना बदन सेंकते सेंकते अचानक डॉन की महफिल में आ गई हो। उसने दिलफरेब अंदाज में हम सबको खुशामदीद कहा, फिर मौलवी से कुछ बोली। गजाला मुझे घूरते हुए उठ खड़ी हुई। मैंने दानिस्ता उससे नजरें चुरा ली। वो चारों वहां से रवाना हुए तो इस्तराही तौर पर मेरी निगाहें दूर तक सारा की लचकीली चाल का ताकुब करती रही। अच्छी लग रही है तो मैं तुम्हें ही बख्श दूंगा। डॉन की तमस्कराना आवाज ने मुझे चौंका दिया और मैं किफत मेज अंदाज में मुस्कुरा कर रह गया। वो तीनों मोटी चीनी शायद अंग्रेजी से नावाकिफ थे, वरना मेरा मज़हक का उड़ाए जाने पर वो जरूर अपनी खुशी का इजहार करते। मैं सारा को नहीं अपने होने वाली बीवी को दिख रहा था। नकात की वजह से उसकी चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी और शवाए की मौत से भी मुतासिर हुई है। मैंने अपनी सफाई पेश की। मेरी बात मानो और मिट्टी चीनी की खूबसूरत बोतल से थोड़ी सी शराब चक्कर देखो, तुम अपनी सारी परेशानियों को भूल कर कल के जश्न के लिए तरोताजा हो जाओगे। डॉन ने इसरार किया। मैं तुम्हारा हुक्म नहीं टाल सकता। मैंने अपने सामने वाली थाली से बोतल उठाते हुए कहा, बह कर कोई गुस्ताखी कर बैठूं तो मुझे माफ कर देना। मैंने नाड़ियों के से अंदाज में विस्की गिलास में डेली और उसमें बर्फ या सोडा मिलाए बगैर एक ही घूंट में नीट पी गया। डॉन हाय हाय करके मुझे रोकता ही रह गया। जब मैंने इंतहाई बुरे बुरे मुंह बनाते हुए खाली गिलास वापस रखा तो तीनों चीनी बहुत दिलचस्पी के साथ मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे मुंह बनाने और खांसने पर डॉन बहुत महसूस हुआ और जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुम बिल्कुल घामड़ हो, दूसरों को देख कर भी कुछ नहीं सीख सके। विस्की सोडे बर्फ या पानी के साथ मिलाकर पी जाती है। नीट पीने से तो आदि शराबी भी पनाह मांगते हैं। सीने में आग की लकीर से उतर गई है। मैंने अपना सीना मसलते हुए भराई हुई आवाज में कहा, लेकिन कुछ जरूर सहारा है, जैसे मेरी खोपड़ी खला में हलकोरी ले रही हो। डॉन ने मेरी भलाई के ख्याल से मुझे उन तीनों चीनियों के सपुर्द कर दिया। नीली कमीज वाले बदमाश चीनी ने मेरे लिए अगला गिलास बनाते हुए शफाफ गिलास हथेली में छुपाकर उसमें विस्की की गैर मामूली मिकदार डेली और उसमें चलती से सोडा मिला दिया। साफ नजर आ रहा था कि मुझे नशे में धुत करके मेरा तमाशा बनाना चाह रहा था, लेकिन उस मरदूद को यह अंदाजा नहीं था कि उसका वास्ता एक पुराने पापी से पड़ा है। अचानक ही मेरी नींबा आंखों ने सारा को वापस आते देखा। उसके नुमदार होते डेक पर मौसीकी का शोर कदरे बुलंद हो गया। सब लोग चौंक कर मुड़े और सारा ने रकास लड़कियों के दरमियान में कालीन पर अपने कदम जमा कर अपने बदन को किसी फिरकी की तरह चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया। उसके कदम एक जगह जमे हुए थे, लेकिन ऊपरी धर रबर के लचकीले मुजस्मे की तरह बतदरीज तेजी के साथ घूमे जा रहा था। अचानक मौसीकी बदल गई। तेज साजीनों के साथ सारा फिजा में उछली, फिर उसके बदन में बिजली सराहियत करके वो किसी माहिर और पेशावर बाजीगर की तरह मौसीकी की धुनों पर सोलो डिस्को का मुजाहरा कर रही थी। सारा अपने बदन के हर जाविये से भरपूर काम लेकर इतनी तेजी के साथ नाचती रही कि उसके वजूद पर नजरें जमाए रखना दुश्वार हो रहा था। आखिरकार वो राउंड खत्म हुआ और हाल दादो तहसीन से गूंज उठा। मेरे दिल में नीली कमीज वाले चीनी के खिलाफ बुग़्ज़ और नफरत का लावा उबल रहा था। फिर मैं नशे में मदहोश होने की अदाकारी भी कर रहा था, इसलिए वो वक्फा आते ही मैं झूमता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी पिलाई हुई शराब से मेरा खून गर्म हो गया है, मैंने लड़खड़ाते हुए डॉन से मुखातिब होकर कहा। गर्म खून का इलाज औरत है, डॉन बेपरवाही से बोला। सारा को अपने पास बुला लो। नहीं डॉन, मेरा किसी से लड़ने को जी चाह रहा है, मैंने फिजा में इधर उधर झूलते हुए कहा। यहाँ सारा समेत कई लड़कियां जूडो कराटे और दूसरे मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं, जिससे चाहे लड़ लो। तुम जीत गए तो वह लड़की तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि मैं हारने वालियों को अपने कुर्ब से महरूम कर देता हूँ। बोलो तुम किससे लड़ना चाहते हो? लड़कियों से खेला जाता है, मुझे किसी मर्द से लड़वाओ। मैंने कहा, तो तुम संजीदगी से लड़ने पर आमादा हो। डॉन की आवाज में तहय्युर अमेज मुसर्रर रक्सा थी। ये आले मर्दों को लड़वाना तो मेरा पसंदीदा मशगला है, मगर तुम नशे में धुत हो, बुरी तरह मारे जाओगे। तो मेरी फिक्र ना करो, बस मुझे किसी से लड़वा दो। मैंने शिकस्ता लहजे में इसरार किया। तुमने मुझे खुद नशा पिलाया है, उसने मेरे रगों में ताकत का एक समंदर मोइजन कर दिया है। तुम देख लेना कि मैं हारा भी तो आसानी के साथ नहीं हारूंगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इन तीनों में से अपना हरीफ छांट लो। डॉन ने पुरजोश अंदाज में कहा। नीली कमीज वाला, मैंने अपनी शिकार की तरफ इशारा करते हुए कहा। डॉन अपने इर्द गिर्द बैठी हुई लड़कियों को इधर उधर धकेलता हुआ उन पर से फलांगता हुआ अपनी मसनद से नीचे आ गया। वो ऊंची आवाज में कुछ कहता भी जा रहा था। डॉन के अल्फाज के जवाब में पैदा होने वाले दबे दबे शोर, सिस्कारियों और हैजान अमेज रद्दअमल से मैंने अंदाजा लगाया कि मुतवक्का लड़ाई के बारे में हर एक पुरजोश था।
तीनों मोटे और गंजे चीनी भी उठ खड़े हुए थे। नीली कमीज वाला कीना तो नजरों से मुझे घूर रहा था। चर्बी की तहों में धंसी हुई उसकी छोटी छोटी आंखों से कहर और गुस्से की चिंगारियां फूट रही थी। कमरे में फैली हुई तमाम लड़कियां तेजी के साथ किनारों की तरफ सिमटने लगी थी। वो सब भी उस महफिल नाव नोश में पीती रही थी, इसलिए उनका रद्देमल बेसाख्ता और बहुत ज्यादा जोशीला था। डॉन ने अपने हाथ में थामी हुई वाडका की बोतल में रही सही सफेद शराब बोतल से मुंह लगाकर अपने मेदे में अंडेल दी और बोतल अपने गद्दे पर उछाल दी। उसने दाएं हाथ से नीली कमीज वाले का बाजू और बाएं हाथ से मेरा हाथ थामा और हम दोनों को उस वसीउ अरीज कमरे में वस्त में लिया। पहले उसने मेरे हरीफ को चीनी जुबान में लेक्चर दिया, फिर मुझसे मुखातब हो गया। दांतों और नाखूनों का इस्तेमाल मना है। जिसने भी ऐसा कोई फाउल किया मैं उसकी कमर पर लात रसीद कर दूंगा। लड़ाई की फरमाइश तुमने की है, इसलिए हारने की सूरत में तुम्हें अपने हरीफ का मुतालबा पूरा करना पड़ेगा। वो 2 दिन और 2 रातों के लिए तुम्हारी होने वाली बीवी को ले जाएगा। मेरा दुराने खून मेरी कनपट्टियों में चढ़ाया। वो शर्त सख्त जिल्लत अमेज थी। मेरा खून खोदने लगा, लेकिन डॉन बहुत खुश और पुरजोश नजर आ रहा था। वो उस मुकाबले को एक खेल समझ रहा था। मेरी तरफ से हुज्जत या इनकार की सूरत में बात बिगड़ सकती थी। मैंने बदस्तूर नशे में धुत होने की अदाकारी करते हुए कहा, और अगर मैं जीत गया तो कल इसे बरहना करके बुल फाइटिंग रिंग में भैंसे के आगे फेंक दिया जाएगा। ये भैंसों को हलाक किए बगैर रिंग से बाहर नहीं आ सकेगा। ये मेरी शर्त मान ले तो मैं इसकी शर्त तस्लीम करूंगा। तुम्हारी शर्त बहुत सख्त और जिल्लत अमेज है, डॉन ने कहा। वो रिश्तों के बंधन से आजाद हैवानी जिंदगी गुजार रहा था, इसलिए उसे अंदाजा ही नहीं हो सका था कि मेरे हरीफ ने गजाला का जिक्र दरमियान में लाकर मुझे कितनी बड़ी और नाकाबिले बर्दाश्त गाली दी थी। वो कह रहा था, डेविड ताऊ भी एक हसीन और लावल्द बीवी का मालिक है। तुम जीत कर उसे 1 हफ्ते के लिए हासिल कर सकते हो। मकाओ में बीवियों और महबूबाओं पर ऐसी शर्तें लगाना मायूब नहीं समझा जाता। अच्छी दिल लगी रहती है और जोड़ों की आबो हवा भी तब्दील हो जाती है। मैं जी चाह के डॉन का मुंह नोच लूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मकाओ के आदी और पेशावर जवारी उस कदर गिरे हुए खलाक किरदार के मालिक थे कि जुए और शर्तों पर अपनी बीवियों को भी दाव पर लगा बैठते थे। नहीं डॉन, मैंने चूम कर इसरार किया। इसने मेरी मंगेतर को देखकर शर्त आयद की है, जबकि मैंने इसकी औरत को नहीं देखा। मैं इसकी शर्त मान रहा हूं तो इसे भी मेरा मुतालबा तस्लीम कर लेना चाहिए। डॉन ने मेरी बात काट दी। कह रही तो बात की बातें हैं, पहले खेल शुरू होना चाहिए। तुम चाहो तो अपनी हौसला अफजाई के लिए अपने साथियों को भी बुलवा सकते हो। डॉन के लबो लहजे से मालूम हो रहा था कि वो मुझे नशे में तुझ समझ रहा था और उसे मेरी कामयाबी की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसकी सारी दिलचस्पी उस इंसानी मुकाबले तक महदूद थी। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैंने तलखी से कहा। उस दौरान में डेविड ताऊ मुझे फाड़ खाने वाली खूनखार नजरों से घूर रहा था। डॉन ने हम दोनों के हाथ फिजा में बुलंद किए, फिर एक झटके से नीचे गिराकर छोड़ दिए। मैं अपने कदम बदलने भी ना पाया था कि डेविड ताऊ अपने भारी भरकम वजूद के साथ अचानक फिजा में उछला और मेरे मुंह पर भरपूर लात रसीद करके उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो जर्ब गैर मुतवक्का और बहुत शदीद थी। मैं तेवरा कर कालीन पर गिर पड़ा। वो हाल लड़कियों के जान अवेज चीखों से गूंज उठा। मुकाबला उनकी तवक्का से ज्यादा तेज रफ्तारी से शुरू हुआ था। मैं गिर ही चुका था, इसलिए मैंने कालीन पर से उठने में उजलत से काम नहीं लिया। वहीं पड़ा कालीन टटोलता रहा, मगर मेरी नीम व आंखें डेविड ताऊ पर जमी हुई थी, जो अपने पहले ही वार में मुझे गिरा देने के बाद लड़कियों की तरफ झुक झुक कर दादो तहसीन वसूल कर रहा था। उसके दोनों साथी पुरजोश हो गए थे और मुठियां भींच भींच कर कुछ चिल्ला रहे थे। किसी ने डॉन के हाथ में शराब की नई बोतल थमा दी थी। उस मुकाबले की सनसनी से बौखलाकर चंद लड़कियां डॉन से जा चिपकी थी, लेकिन सारा अलग थलग खड़ी कुछ अफसुरदा से नजर आ रही थी। मैं लड़खड़ाता हुआ कालीन पर रेंगता और टटोलता रहा। मैं अपनी अदाकारी से डेविड ताऊ को फरेब देना चाह रहा था। उसने मुझसे ज्यादा शराब पी हुई थी जो उसकी खोपड़ी पर चढ़ चुकी थी। दादों से सीन वसूल करने के बाद वो दोनों हाथों के बल उल्टी कलाबाजियां खाता हुआ मेरे करीब आया। फिर उसने जो ही मेरे गिरबान पर हाथ डाला, मैंने पूरी कुव्वत से उसकी पसलियों में ठोकर रसीद की और वो मुझसे जरा दूर ही ढेर हो गया। उसकी बेसाख्ता चीख बहुत दिलदोज और करीहा थी। उस बार सारे तमाशाइयों को सांप सूंघ गया। पसारा की तालियों और हुर्रे की आवाजें हाल में गूंज कर रह गई। मैंने अपनी जगह से उठकर डेविड ताऊ की चमकती हुई गंजी खोपड़ी पर लात रसीद की और वो कालीन पर दोहरा हो गया। मेरी पहली रात शायद उसके गुर्दों वगैरह पर पड़ी थी, इसलिए वो कालीन ही पर पड़ा हुआ कराता रहा। डेविड की बदनिगाही की वजह से मेरे दिल में उसके लिए रहम का जरा भी शायबा तक नहीं था। मैंने अपनी एड़ी से उसकी कनपट्टी पर मजबूत जरब लगाई और उसने बुलबुलाकर मेरा पैर दबोच दिया। 3 पै दर पै जरबात की वजह से वो उस कदर कर्ब के आलम में था कि डॉन के बताए हुए जाब्तों को भी फरामोश कर बैठा और मेरे तलवे में अपने दांत काट दिए। मैंने अजियत से चीखते हुए डॉन को उस फाउल की तरफ मुतवज्जा करना चाहा, लेकिन डॉन उससे पहले ही हरकत में आ चुका था। कमर पर डॉन की लात पड़ते ही डेविड कई फुट दूर सरक गया। मेरा पैर उसके दांतों की गिरफ्त से आजाद हो गया, लेकिन झटके की वजह से मैं भी नीचे गिर गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे तलवे के जख्म से खून बह रहा था। मैं कालीन पर सिरक कर डेविड ताऊ पर जा पड़ा। वो अजियत के आलम में जरूर था, लेकिन उस मोटे चीनी के बदन में किसी सांड जैसी कुव्वत थी। खतरा भांपती वो बुरी तरह मेरे बदन से लिपट गया। हम कौम होने की वजह से डॉन की हमदर्दियां डेविड ताऊ के साथ थी, लेकिन फाउल करने पर उसने ताऊ को सजा देने में जरा सी भी रायत से काम नहीं लिया था। डॉन के उस रवैये ने मेरा हौसला बढ़ा दिया और मैंने अपने नीचे दबे हुए गंजे के सर को अपना मुसलसल निशाना बनाने का फैसला कर लिया। डेविड के दोनों हाथ मेरी कमर के गिर्द कैसे हुए थे।
और वो बतदरीज अपना दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मेरे हाथ आजाद थे। मैंने उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ कई मुक्के रसीद किए और एक जगह से उसका चबड़ा चटक गया। उस नागहानी आफत की वजह से मेरी कमर पर उसकी गिरफ्त कमजोर हुई तो मैंने ऊपर सिरक कर उसकी खोपड़ी और कनपटियां सहला दी। वो बहुत बुरी तरह तड़पा और मेरे नीचे से निकल गया। उस बार डेविड ताऊ अपनी तमाम तर मुजाहमाना कुफ्तें जगजा करके कालीन से उठा और मुझ पर आ पड़ा। वो अंधाधुंध मुक्के लाते और घुटने इस्तेमाल कर रहा था। इब्तिदा में मैं बुखला गया और उसके बाद रोकने में नाकाम रहा, लेकिन संभाला लेते ही मैंने उसकी बाईं आंख पर भरपूर टक्कर रसीद की, जिसके नतीजे में वो करा कर उलट गया। वो मेरे लिए उसे जेर करने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन उसकी लगाई हुई चोटों की वजह से मैं अपनी जगह से तेजी से हरकत नहीं कर सका और डेविड ताऊ किसी जख्मी दरिंदे की तरह गुर्राता हुआ एक बार फिर अपने कदमों पर खड़ा हो गया। उसकी बाएं आंख सूज कर बंद हो चली थी। उस पर फटी हुई पेशानी से बहने वाला खून नुमाया नजर आ रहा था। ताज रुखसार की हड्डी भी टूट चुकी थी। गजाला की तरफ बुरी नीयत से देखने वाली बस एक आंख सलामत थी। उसकी ताक जंग का ख्याल आते ही मेरा खून खौल उठा और मैं अपनी हर तकलीफ को फरामोश करके सीधा खड़ा हो गया। उस बार हम दोनों में मुक्केबाजी का वहशियाना मुकाबला शुरू हो गया। दोनों ही थकन और जख्मों से चूर हो चुके थे, इसलिए एक दूसरे से दूर रहकर लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उस खूनरेज मुकाबले का तमाशा देखने वालों पर सनसनीखेज सकूत छाया होता। हमारे चढ़े हुए सांसों के अलावा वक्फे वक्फे से डॉन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो शायद चीनी और अंग्रेजी जुबान में हम दोनों से एक ही सवाल पूछ रहा था, लेकिन कोई हार मानने पर आमादा नहीं था। यकबजक डेविड ताऊ जरा सुस्त हुआ और मेरा बायां मुक्का पूरी कुव्वत से उसकी आंख के ढेले पर चपड़ा। मुझे डेविड की वो आंख बचने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उससे तकरीबन अंधा करते ही मैंने वहशियाना अंदाज में नीचे गिरा दिया। फिर एक लम्हा भी जाया किए बगैर फिजा में उछल कर अपने घुटने से उसकी कनपट्टी पर होलनाक जरब लगाई। फिजा उसकी कर्मनाक चीख से लर्ज उठी और उसके बदन पर तशन्नुज की कैफियत तारी होगी। मेरे सर पर खून सवार हो चुका था। वो गजाला का खुला दावेदार बनकर मेरे मुकाबले आया था। मैं उसे तहस नहस कर देना चाहता था। मैंने उसके सराहने रेंग कर उसके सर और चेहरे पर मुक्के बरसाने शुरू किए ही थे कि किसी ने पीछे से मेरी कमर थाम कर मुझे दूर खींच दिया। होश में आओ, वो डॉन की तेज आवाज थी। तुमने इसे मार ही दिया है। दम तोड़ते हुए हरीफ पर हाथ उठाना दिलेरों का शेवा नहीं है। मैंने आंखें फाड़ कर डेविड ताऊ की तरफ देखा। वो कालीन पर माही भी आप की तरफ तड़प रहा था और शायद वाकई करीब उलमर्ग था। मैंने अपना बदन ढीला छोड़ दिया। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं और अपने बदतरीन हरीफ पर मुकम्मल तरीन फतेह के एहसास के साथ ही मुझे अपने जख्मों में तकलीफ का एहसास सताने लगा था। यह वाकई मर्रा डॉन है। मेरे कानों में सारा की कांपती हुई आवाज आई। इसे फौरी तिब्बी इमदाद न दी गई तो ये यहीं दम तोड़ देगा। उसके दिमाग की रगें फटकेंगे। डॉन की पुरस्कून आवाज सुनाई थी। दुनिया का कोई इलाज इसे मरने से नहीं रोक सकता। इसे सुकून और आजादी से मरने दो। डॉन की जुबान से वो खुश खबरी सुनने के बाद मेरा ज़हन अंधेरों की नर्म और आरामदेह दलदल में धंसता चला गया। गजाला पर बुरी निगाह डालने वाले को जहन्नुम वासिल करके मैंने इतनी बड़ी बाजी जीती थी कि उसके बाद डॉन मेरे बदन के टुकड़े भी उड़ा देता तो मुझे परवाह न थी। कनपट्टी पर लगने वाली घुटने की जरब मोहलक और फैसला कौन थी। कदे तवक्कुफ के बाद डॉन की आवाज किसी गहरे कुएं से आती सुनाई थी। देख लो, ये ठंडा हो गया। डॉन, अब क्या होगा? सारा की रोक देने वाली कांपती हुई आवाज मेरी समाज से किसी मुहूम सी बाज गैस की तरह टकराई। फिर मेरी हर तरफ अंधेरा और लामतलाहिज सन्नाटा फैल गया। न जाने कितनी देर बाद जब दोबारा मेरे हवास बहाल हुए तो सबसे पहले मुझे अपने नतनों में किसी अजनबी वजूद की भड़का देने वाली तेज महकार गुजरती हुई महसूस हुई। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन मेरे पपोटे बदस्तूर मनोवजनी थे। यह होश में आ रहा है। एक पुरतजस्सुस आवाज के साथ दो नर्म और गुदाज हाथ तेजी के साथ मेरे दोनों रुखसारों को थपथपाने लगे। वो आवाज गजाला की नहीं, लेकिन जानी पहचानी मालूम हो रही थी। यकबजक मुझे बेहोश होने से पहले के वाकयात याद आए और मैं मुस्तरिब हो गया। डॉन की हवेली में डेविड ताऊ मेरे हाथों मारा गया था। पता नहीं उस वाकया पर डॉन का क्या रद्द-ए-अमल था। कहीं मैं उसकी कैद में तो नहीं था। वो निस्वानी आवाज मेरी किसी निगरान की तो नहीं थी। मेरे थके हुए ज़हन में पै दर पै उभरने वाले सवालात के तसलसल ने मेरे असाब पर उस कदर दबाव डाला कि मैंने अपनी तमाम तरकुव्वत यकजा करके आंखें खोलती। मैं उस वक्त डॉन की हवेली ही में उसी ज़ेरे ज़मीन ख्वाबगाह के आरामदेह बिस्तर पर मौजूद था जिसमें हमारा कयाम था। सारा पुरतशवीश अंदाज में मेरे ऊपर झुकी हुई थी। गजाला मेरे पैरों के करीब बैठी हुई थी और सुल्तान शाह सोफे पर विराजमान च्युइंगम चबा रहा था। ओ खुदा का शुक्र है कि तुम होश में आ गए। सारा गहरा सांस लेकर खुशी के साथ बोली। मैं डर रही थी कि कहीं तुम भी अंदरूनी जरबात का शिकार न हो गए। मुझे कोई अंदरूनी चोट नहीं आई थी। बैरूनी जरबात वक्त के साथ ठीक हो जाती। अलबत्ता थकान से मेरा जोड़ जोड़ हिला हुआ था और शायद उसी वजह से मैं नकाहत महसूस कर रहा था। इस वक्त सारा मुझसे सबसे ज्यादा करीब थी और उसी के जवान वजूद की तेज खुशबू मेरे नथनों में घुसी जा रही थी। मेरे लिए खुशगवार तजुर्बा था। मैं सारा की तरफ देख कर मुस्कुरा दिया। देखो, तुम्हारा होने वाला शौहर होश में है और मुस्कुरा रहा है। सारा ने शायद गजाला से मुखातिब होकर कहा, तुम इसके पास नहीं आओगे। मेरा इससे कोई ऐसा रिश्ता होता तो मैंने इस पर गर्मजोशी के साथ बोसों की भरमार कर दी होती। वो तुम अब भी कर सकती हो। गजाला की आवाज उभरी। डैनी शायद इसी तवक्का पर तुम्हारी तरफ देख कर मुस्कुरा है। तुम्हें इसका दिल रखना चाहिए। ओ खुदा, सारा कराही। मैं अब समझी कि तुम इतनी देर से मुझसे खिंची खिंची क्यों हो। शायद तुम समझ रही हो कि मैं तुम्हारे शौहर पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हूँ।
गजाला ने तुर्शी के साथ उसकी बात काटते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। यहाँ के रंगीन और रोमान परवर माहौल में हर मर्द और औरत के बहकने का इम्कान है। सारा ने भी गजाला को अपनी बात पूरी नहीं करनी थी। वो लाख आजाद ख्याल और मखलूत मगरबी मुआशरे की आदि सही, लेकिन गजाला की इल्जाम तराशी बर्दाश्त नहीं कर सकी और काटदार लहजा बोली, होश में रहकर बात करो लड़की, मैं डॉन की खिदमत पर मामूर हूँ। ऐसी लड़कियों को किसी और मर्द से मेल जोल की इजाजत नहीं होती। डॉन हजार आंखों से उनकी निगरानी करता है। डॉन से बेवफाई करने वाली लड़कियों को इबरतनाक अंजाम का सामना करना पड़ता है। मैं अपना मुस्तकबिल अपने हाथों कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? लड़ो नहीं। मैं थकी हुई आवाज में अंग्रेजी में कहा, गजाला मेरे बारे में बहुत जज्बाती है, मैं इसकी गलत फहमी दूर कर दूंगा। औरत बरतानिया में हो या मकाओ में अपने मर्द के करीब दूसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारी बीवी मुझे ये इनाम दे रही है। अपनी जलन और हसरत में उसे ये भी याद नहीं रहा कि तुमने अपनी जिंदगी मौत के जबड़ों से छीनी है। सारा पैर पटकती और बुड़बुड़ाती हुई मेरे सराहने से दूर चली गई। हमदर्दी जताने से पहले पूरा यकीन कर लिया करो कि मर्द अकेला ही है। सुल्तान शाह की संजीदा आवाज सुनाई थी, उस रसूल को नजरअंदाज करोगी तो ऐसे इल्जामात का सामना करती रहोगी। तुम बिल्कुल अहमक बल्कि अव्वल दर्जे के कहते हो। सारा की जलाई हुई आवाज उभरी, हमदर्दी एक इज़तरारी इंसानी जज्बा है, ये किसी मसलहत के तहत देखभाल कर नहीं की जाती। मेरा ख्याल था कि तुम लोग सिर्फ अंग्रेजी समझते हो, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगी, लेकिन तुम सब ही तंग नजर और हासिद मालूम होते हो। मैं जा रही हूँ, अब डॉन किसी चीनी लड़की को भेजेगा। अरे नहीं डार्लिंग। सुल्तान शाह बुखलाकर सोफे से खड़ा हो गया और सारा का बाजू थाम कर खुशामदाना अंदाज में बोला, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम बुरा मान गई। मैंने करवट ले ली थी और उस वक्त वो दोनों मेरे सामने आ गए थे। मजाक? सारा ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा, तुम्हें ये जुर्रत कैसी हुई? अभी तो मेरा तुमसे बाकायदा तारुफ तक नहीं हुआ है। उसने एक झटके से अपना बाजू आजाद करवा लिया। तुमने मुझसे यही मजाक बरतानिया में किया होता तो मैं सबसे पहले तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर चुकी होती। हम लोग शनासाई और तारुफ के बगैर किसी को हेलो कहना भी सख्त मायूब समझते हैं, मुझे मालूम है। गजाला भी तीखे तेवरों के साथ उसके मार्के में शामिल होगी। तारुफ के बाद हेलो कहते हैं, तुम लोग कोर्टशिप शुरू कर देती हो, जिंदगी भर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बदलते रहते हो। इस बेहुदा अमल में जो बच्चे वजूद में आते हैं उन्हें सर नेम की बैसाखी भी लिखा देती हो। ऐसे बच्चों की पैदाइश से तालीम और मुलाजमत हत्ता की वफात तक कोई उनसे उनकी वल्दियत नहीं पूछता, क्योंकि उस सवाल को तुम्हारे मुआशरे में मायूब समझा जाता है, लेकिन बिन ब्याही माओं को कोई बदकार नहीं कहता। हुकूमत उन्हें मुआशी तहफ़्फ़ुज़ देती है और मुआशरा अपने नदीदेपन की वजह से उन्हें सर आंखों पर बिठाता है। गजाला के अल्फाज पर सारा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वह बिफर कर बोली, अपनी जुबान को लगाम दो। रजील तबके की हरकतों की वजह से तुम शुरफा पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकती। डॉन से तुमने किस चर्च में शादी की है जो उसकी खिदमतगार बनी फिर रही हो? गजाला ने इस्तेज़ाइया लहजे में सवाल किया, तुम तो शायद बरतानवी शुरफा में आला मकाम रखती होगी। ये सरासर ज्यादती है, मैं ये बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारा रूहानसी हो गई और तेजी से नकासी के रास्ते की तरफ मुड़ गई। सारा, मैंने उसे पुकारा, ठहर जाओ, ये दोनों पागल हो गए हैं, इनकी बातों पर मत चाहो, मुझे तुम्हारी मौजूदगी और मदद की शदीद जरूरत है। वो रुककर मेरी तरफ पलटी तो उसकी चमकदार नीली आंखों में आंसू झिलमिलाते। यहाँ कई लोग अंग्रेजी बोलते और समझते हैं, लेकिन तुम्हारी जुबान और लबो लहजे की मिठास की वजह से मैंने अपनाहियत महसूस की थी। वो बढ़ाई हुई आवाज में कह रही थी, यहाँ डॉन और चंद यूरोपीय लड़कियों के अलावा मैं किसी से मानूस नहीं हो सकी हूँ, लेकिन ये दोनों मेरी दिल आजारी पर उतर आए। मैंने उनकी गलत फहमी को खूब समझ लिया है, लेकिन इन्हें दूसरों के जज्बात का भी पास होना चाहिए। मेरी दुश्मनी में ये लोग तुम्हारी तकलीफ भी फरामोश कर बैठे। सॉरी, मैं इनकी तरफ से माजरत ख्वाह हूँ। मैंने बिस्तर से उठते हुए कहा, तुमने क्या किया है? सॉरी तो उन दोनों को कहना चाहिए। सारा ने शिकवा किया। उन दोनों ने मेरे मुतालबे से पहले बैक वक्त सॉरी कहा और सारा मुस्कुराती। मेरा ख्याल है कि अब हमारा बाकायदा तारुफ हो चुका है। सुल्तान शाह ने हंसते हुए कहा, लेकिन कोई बदमजगी वाली बात नहीं होगी। सारा ने हथेली से आंखें साफ करते हुए कहा, इस बेचारी के जिस्म पर लिबास ही नाकाफी था तो रुमाल कहाँ से लाती? बस एक बात। सुल्तान शाह ने इसरार किया, मेरा बस चले तो अंग्रेजी लुगत से सॉरी का लफ्ज खारिज करा दूं। ये बड़ी से बड़ी खता का तीर बाहदफ तोड़ है। बीवी पूरी रात बॉयफ्रेंड के साथ गुजार कर आए तो शोर से उसका महीनों झगड़ा रहता है, लेकिन जो ही वो सॉरी कहती है उसकी बेवफाई समेत हर बात खत्म हो जाती है। इस बार सारा बदस्तूर मुस्कुराती रही और बोली, मालूम होता है कि तुम लोग बरतानिया में काफी दिन गुजार चुके हो। चलते फिरते सियाहों को अंदर की बातों पर इतनी मालूमात नहीं होती। तुमने 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद ये नहीं बताया कि ऊपर डैनी के साथ क्या हुआ था। गजाला ने सारा के साथ सोफे पर बैठते हुए नरम लहजे में शिकायत की, कैसे बताती? मुझे इसके साथ देखते ही तुम्हारा मुंह बन गया था और तुमने मुझे नजरअंदाज करके स्टेशन पर लाने वाली चीनी लड़कियों पर तबाह आजमाई शुरू कर दी थी। तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि तुम्हारी शादी के कागजात मुकम्मल कराने में मैंने कितनी फरादिली से तुम्हारी मदद की थी। सारा ने डेविड ताऊ से होने वाली खूनरेज मुकाबले की कहानी सुनानी शुरू की तो वो दोनों ही पहुंच कर रह गए। और जब सारा ने मेरे घुटने की जर्ब से डेविड ताऊ की गर्मनाक मौत का जिक्र किया तो गजाला अपनी बेसाख्ता चीख पर काबू न रख सकी। सुल्तान शाह भी बेअतबारी से मेरी तरफ देख रहा था। मेरा ख्याल है कि विस्की डैनी के दिमाग पर चढ़ गई थी, वरना ये लड़ने की ख्वाहिश जाहिर न करता। सारा ने अपनी राय जाहिर की। डेविड ताऊ डॉन के आदमी में सबसे ज्यादा सफाक मशहूर था।
मुझे डर था कि कहीं वो डैनी की गर्दन ही ना तोड़ते, लेकिन इसके सितारे यावर थे कि यह सुरखरू रहा। फिर क्या होगा? गजाला को फौरी तौर पर मुस्तकबिल की फिक्र लाक होगी। कुछ भी नहीं, सारा ने बेपरवाही से कहा। डैनी जीत गया। अब कल डेविड को बरहना करके पैंसे के सामने फेंकने की जरूरत बाकी नहीं रही। डॉन जुबान का पक्का है। डेविड बच जाता तो डैनी की फातिहाना ख्वाहिश जरूर पूरी की जाती। अब कल का फंक्शन खून की सुर्खी से महफूज रहेगा। वहां 3 चीनी थे, उनमें डेविड कौन था? गजाला ने पूछा। नीली कमीज वाला। सारा से पहले मैं बोल पड़ा। मेरा लहजा मानी केस था, लेकिन गजाला ने उस पर गौर नहीं किया। मैं इसीलिए शराब से रोकती हूँ। गजाला मुझे मुलामत करने लगी। तुम्हें अपने असाब पर नाज है, और मैं कहती हूँ कि ये किसी भी वक्त सर चढ़ कर बोलने लगती है और आदमी अपने जामे से बाहर होने लगता है। मैं उसे बताना चाहता था कि उस मुकाबले का सबब नशा नहीं बल्कि डेविड ताऊ की नजरबाजी थी, लेकिन डॉन की हवेली में खुफिया डिक्टाफोन्स की मौजूदगी की वजह से मैंने जुबान बंद रखी।